हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2026 को। उसी एग्जाम को हम पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन यानी कि 25 या 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे आगे के बचे हुए क्वेश्चन। बता देती हूँ, मेरा चैनल डेडिकेटेड है यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी और एचटेट टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट के लिए। तो मैं एचटेट के पीवाईक्यू भी यहाँ पर सोल्व करवा रही हूँ। हिंदी साहित्य से संबंधित जो सिलेबस है उसको भी मैं साथ साथ लेकर चल रही हूँ। साथ में मैं आपको यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी की जो यूनिट है 10 जो आपकी 10वीं यूनिट है, 8वीं यूनिट है, 7वीं यूनिट है, हिंदी कविता की यूनिट 5 है, यूनिट 2 है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शुरू कर दी है। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन आपके सामने जो क्वेश्चन आईडी कौन सी है 77, यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों से नीचे सच सच झरने वे मेल चले। उपरोक्त पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? यूनिट जो आपकी नाटक वाली जो यूनिट है, यूनिट 8, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है कि पैरों के नीचे जलधर हो। नाटक किसके हैं? ये चारों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। और आपको बताना है जो ये गीत, ये पंक्तियां उठाई गई हैं, ये कहां से ली गई हैं? क्या स्कंदगुप्त नाटक से है, चंद्रगुप्त नाटक से है, ध्रुव स्वामिनी से है या फिर कामना से है? तो पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली सा उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सच सच झरने वे मेल चले, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी से उठाई गई है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया नाटक है, जिसके केंद्र में क्या है? स्त्री समस्या यानी विधवा विवाह को विधवा विवाह है, प्रेम विवाह है, इसको यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो ध्रुव स्वामी नाटक 3 अंकों में विभाजित है। पहले ही अंक का ये दूसरा गीत है। किसने गाया है ये गीत? मंदाकिनी के द्वारा ये गीत गाया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये गीत ध्रुव स्वामी नाटक के कौन से अंक से है? पहले अंक से है। कौन सा गीत है? दूसरा गीत है। किसके द्वारा गाया गया? मंदाकिनी के द्वारा ये गीत गाया गया है। अगर पहले अंक के पहले गीत की बात करते हैं तो कौन सा है? यह कसक अरे आंसू सहजा, पहला गीत ये है। दूसरा गीत कौन सा आता है? पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, किसने गाया है? मंदाकिनी ने गाया है। कौन से अंक से है? पहले अंक से है। कौन सा गीत है? पहले अंक का दूसरा गीत है। किस नाटक से है? ध्रुव स्वामी नाटक से ये गीत लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित है। यह कथन निम्न में से किसका है? द्वंदात्मक पद्धति पीवाईक्यू में पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसीलिए कहती हूँ कि पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा था कि एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था? पंडित गौरीदत्त से, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा था। मैंने कहा था कि ये पहले ऑप्शन में जो पीवाईक्यू के ऑप्शन है उसमें पूछा गया था, और अब की बार आपसे ये क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख दिया गया था। ये भी आपसे कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में पूछा गया है। पीवाईक्यू में ये कैसे पूछा गया था? द्वंदात्मक पद्धति, ये ऑप्शन में दिया गया था। अब आपके सामने इसका पूरा क्वेश्चन बना दिया है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास जो द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? हिगल के द्वारा यह कथन कहा गया है। इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, एज इट इज ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे ये कोटेशन। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी ने मेले से क्या खरीदा था? क्या खरीदा? यूनिट 7 हिंदी कहानी से क्वेश्चन उठाया है। ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1933 में ये कहानी लिखी गई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। तो सम्मी, यहाँ पर 4 पात्र आते हैं। सम्मी है, मोहसिन है, नूरे है और महमूद है। ये 4 पात्र बाल रूप में दिए गए हैं, और ये जब ईदगाह मेले में जाते हैं क्या क्या खिलौने खरीदते हैं, इस कहानी में पूरा वर्णन दिया गया है। तो ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी, सम्मी नाम का जो पात्र है, बाल पात्र है, उसने मेले से क्या खरीदा था? ये पूछा है आपसे। क्या बिस्ती खरीदा था? क्या बंदूक खरीदी थी? क्या खंजड़ी खरीदी थी? या फिर वकील खरीदा था? तो ईदगाह कहानी में सम्मी ने क्या खरीदा था? सम्मी के द्वारा खंजड़ी खरीदी गई थी, और साथ में इसने क्या खरीदा था? एक और खिलौना खरीदा था, धोबिन का। खंजड़ी और धोबिन किसने खरीदी थी?
सम्मी के द्वारा खरीदे गए खिलौने हैं। अगर बिस्ती की बात करते हैं तो बिस्ती किसने खरीदा था? बिस्ती मोहसिन के द्वारा खरीदा गया था। वकील साहब कौन खरीदते हैं? नूरे जो है वकील नूरे क्या खरीदते हैं? वकील साहब खरीदते हैं। और फिर मोहसिन क्या खरीदते हैं? मैंने बता दिया, मोहसिन खरीदते हैं बिस्ती। और महमूद खरीदते हैं सिपाही। महमूद क्या खरीदते हैं? सिपाही। लेकिन आपसे पूछा गया था सम्मी ने मेले से क्या खरीदा था, तो सम्मी ने मेले से क्या खरीदा था? खंजड़ी खरीदी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या दिया गया है कि असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। यह संवाद आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है? पुरुष 1 है, पुरुष 2 है, पुरुष 3 है, पुरुष 4 है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया मध्य जो वर्गीय परिवार की विडंबना को यहाँ पर लेखक ने उजागर किया है, जिसमें सावित्री है, महेंद्रनाथ है, जुनेजा है, बिन्नी है, किन्नी है, अशोक है, ये सब पात्र इसमें आते हैं। तो असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता, तुम्हारी जिंदगी में साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। तो ये संवाद बताना है, ये संवाद किसके द्वारा कहा गया है? कौन से नाटक में? आधे अधूरे नाटक में। तो आधे अधूरे नाटक में पुरुष चार कौन होते हैं? जगमोहन के द्वारा ये कथन किससे कहते हैं? ये सावित्री से कहते हैं। पुरुष 1 कौन है? पुरुष 1 है महेंद्रनाथ। पुरुष 2 कौन है? सिंघानिया साहब। और पुरुष 3 कौन है? जुनेजा। और पुरुष 4 कौन है? जगमोहन। क्या है? पुरुष 4 हैं। पुरुष 3 है जगमोहन और पुरुष 4 कौन है? जुनेजा। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? पुरुष 4 के द्वारा ये कथन कहा गया है। 1 मिनट रुकना भाई। आपसे पूछा क्या कि असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तो तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करते कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। तो ये कौन कहते हैं? ये पुरुष 3 यानी जो जुनेजा है वे कहते हैं ये बात। मैं कंफ्यूज क्यों हो गई? क्योंकि मैंने सोचा कि पुरुष 4 कहीं ना कहीं जगमोहन है, और जगमोहन नहीं बल्कि जुनेजा। पुरुष 3 कौन है? जुनेजा है। और मैं समझी कि पुरुष 4 कौन है? जुनेजा है। नहीं, पुरुष 3 जुनेजा है। जुनेजा के द्वारा ये कथन किसको कहा गया है? सावित्री को कहा गया है। पुरुष 4 की अगर हम बात करते हैं, पुरुष 3 कौन है? जगमोहन है। पुरुष 4 कौन है? जुनेजा है। पुरुष 2, पुरुष 1। तो आपसे ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन जुनेजा के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? साधारणीकरण न तो आश्रय यानी राम का होता है, न आलंबन सीता का होता है, अपितु यह एक कवि की अनुभूति का होता है। तो साधारणीकरण कवि की अनुभूति का मानने वाले कौन से आलोचक हैं? विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये माना गया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना था? कि साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। अभिनव गुप्त ने क्या माना था? साधारणीकरण सहृदय का होता है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साधारणीकरण के बारे में अलग अलग परिभाषा दे रखी है। तो साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। आपसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? कि साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि साधारणीकरण सहृदय का होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि घोर अंधारे चंद्रमणि जेमे उजैसी करई प्रेम महासुख एकु कण दुरी सैस हरई। ये पंक्ति पता नहीं आपके एग्जाम में वैसे भी टीजीटी पीजीटी में न जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है। तो उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है, आपको ये बताना है। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रची गई हैं? ये पंक्तियां कही गई हैं सरहपा के द्वारा, सालीभद्र सूरी के द्वारा, देवसेन के द्वारा, या फिर लुइपा के द्वारा। तो बताना है ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं। तो सरहपा के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। घोर अंधारे चंद्रमणि जेमे उजे सुकरई प्रेम महासुख एक कण दुरु ऐसे हरई। सिद्ध साहित्य से क्वेश्चन है। महासुख यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सिद्ध होने सबसे बड़ा क्या बताया था? महासुख के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो सरहपा जो हिंदी के पहले कवि राहुल सांकरत्यायन के द्वारा माने गए हैं। देवसेन क्या है? देवसेन के द्वारा सर्वाकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। लुइपा सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। और सालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा माना गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक द्वारा की गई है। किस उपन्यास पर है? गोदान उपन्यास पर है। बताना है कि जो ये टिप्पणी है, ये कथन है, ये कोटेशन है, किसके द्वारा कही गई है। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उनमें अनवर्त संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता है, घुमड़ता है तंत्र के प्रति। तो ये कोटेशन बतानी है कि गोदान के बारे में किस आलोचक की है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, या फिर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं। तो गोदान के बारे में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा यह कथन गोदान के बारे में कहा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे भी गोदान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए गोदान आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट उपन्यास है। चाहकर भी आप इस उपन्यास को नहीं छोड़ सकते। त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यूनिट 3 से है, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र से अरस्तु से क्वेश्चन पूछा गया। त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको क्या बताना है? यहाँ पर असत्य बताना है। अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया है। चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एक रूपता या अनविनती का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता इस क्वेश्चन का, आपको नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है मात्र, इसी से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मात्र, केवल, ये ऐसे शब्द आते हैं, 99% आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना वहां पर होती है। तो त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। आपसे असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। आगे चलते हैं। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों जाति पाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। कबीर के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक द्वारा कहा गया है? ऊपर आपसे गोदान के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर आपसे कबीरदास से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कोटेशन आपके सामने दी गई कथन दिया गया, पूछा गया है कि ये कबीर के बारे में किस आलोचक ने कही है? क्या नामवर सिंह ने, क्या श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? एक ही है जो कबीर को मतलब स्थान दिलाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था। कबीर को अगर कोई स्थान दिलाने वाले आलोचक है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रामचंद्र शुक्ल ने तो कबीर को बिल्कुल मतलब दरकिनार तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत मतलब इनके ऊपर रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके ऊपर बहुत काम किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को कहीं ना कहीं साहित्य में क्या करते हैं? स्थान दिलाते हैं। कबीर के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कबीर नाम करके। तो ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है कबीरदास के बारे में। वाणी का डिक्टेटर वैसे किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर एक वाणी शब्द है, उसी से आप लोग पकड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपका दिमाग उस टाइम पर काम कर रहा होता तो। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में उद्गत उपरोक्त पंक्तियां कौन से उप शीर्षक से ली गई हैं? यूनिट 10 हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं, जीवनी शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई 1944 में। और ये जीवनी कितने भागों में विभाजित है? ये जीवनी 84 भागों में क्या है? ये विभाजित है। तो आपसे पूछा गया है कि 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। कौन से शीर्षक से ली गई है? यह सन 14 की बात है, जुलाई 1915 की, 4 साल पहले की बात है, फिर वस्ती सन 1916। तो अगर आप इस जीवनी को पढ़ते हो तो पूरी लाइन क्या दी गई है कि सन 1914 की बात है कि 2-3 दिन बीतने पर पंडित यहाँ पर शब्द आया, तो पूरा नाम इनका क्या है? मनन द्विवेदी। पंडित मनन द्विवेदी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंडित मनन द्विवेदी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा भेजा। तो ये कब की बात है? ये सन 1914 की बात उप शीर्षक से ये पंक्ति उठाई गई है। अगर आपसे दोहा पूछ लिया जाए कि दोहा कौन सा है, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा दोहा इन्होंने भेजा था कि धीमर में फारसी अभी दीनहीन सफरीन।
क्या दोहा है? एक बार फिर से सुन लो कि धीमर में फंसो अभी दीनहीन सफरीन। ये मनन द्विवेदी के द्वारा ये दोहा भेजा गया था और शिवरानी देवी फिर क्या करती है कि चार चार आने देकर फिर उनको क्या करती है, विदा करती है। कितने आने देती है शिवरानी देवी? चार चार आने देकर उनको फिर वापिस विदा करती हैं। तो सन 1914 की बात है, उप शीर्षक से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। पंडित जी का नाम मैंने बता दिया, किसने? मनन द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि रूप में किसका उल्लेख किया है? राजा निर्बंसिया कमलेश्वर के द्वारा कहानी लिखी गई है और उसकी भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि के रूप में किसका उल्लेख किया है? नई भाव भूमियों का सर्जन, नई भूमिकाओं का सर्जन, नई प्रेरणाओं का सर्जन, नई आशाओं का सर्जन। तो राजा निर्बंसिया कमलेश्वर के द्वारा कहानी लिखी गई है, इसकी भूमिका में इन्होंने नई भाव भूमियों का सर्जन नाम से क्या किया था? इसका उल्लेख नई कहानी की उपलब्धि के रूप में किया है। आगे चलते हैं। दिया गया है एक अभिकथन और क्या दिया गया? दूसरी तरफ कारण दिया है, बताना है आपको कौन सा सही है इसमें से। तो 19वीं सदी में प्रजाति सिद्धांत रेस थियरी जब भारत पर लागू हुआ, तब दो अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ों को अलग जाति का बता दिया गया। भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यंत खिन्न हुए, क्योंकि उनके अनुसार यह बात सही नहीं थी। आर्यों और द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने का कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती थी, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी अलग जाति का हो जाता है, यह अनुमान असत्य है। तो अभी कथन और कारण आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन एक देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। ये ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की क्या है? व्याख्या है, यानी कि ये इसके ऊपर सही उतरता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक तरफ अभिकथन है, दूसरी तरफ कारण आपसे पूछा है, यानी कि अजर्सन और रीजन आपसे फिर से पूछा है। सजनवा बैरी हो गए हमरा सजनवा, अरे चिट्ठियां हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो हाय कर्मवा, हाय कर्मवा। कहानी से क्वेश्चन है, कौन सी कहानी है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, किसने लिखी है? फणिशिवनाथ रेणु ने। सजनवा बैरी हो गए हमारा सजनवा, इस गीत को गाने का भाव कारण यह है कि गायक इस गीत को उस सजनवा की याद में गा रहा है जो उसे अब नहीं मिल रहा। चिट्ठी को सब पढ़ सकते हैं, कर्म की कौन कहे, यह छोकरा नाच का गीत है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का आपको चयन करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सजनवा बैरी हो गए हमरा सजनवा, अरे चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, हो तो हाय कर्मवा, हाय कर्मवा, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। ये इतना सा करके आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र के द्वारा ये लिखा गया है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। इस गीत को गाने का भाव या कारण है कि गायक इस गीत को उस सजनवा की याद में गा रहा है जो उसे अब नहीं मिल रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर क्या है? ए की व्याख्या यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है आपके सामने? दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। दिया गया है कि अभिकथन और कारण फिर से दिया है, उर्वशी और पुरुरवा की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकारों से की गई है। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस उक्त सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई। यूनिट 5 से क्वेश्चन है, उर्वशी कविता से किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा गीति नाट्य है। उर्वशी काव्य के आधार पर अतः पुरुरवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ रहते हैं। उनके क्षण भर के वियोग की भी सूचना नहीं मिलती। तो बताना है क्या अभिकथन और कारण दोनों सही है? तो आपको ये बताना है यहाँ पर, देखो ए सही है, यानी कि इसमें क्या बताया है? पहला तो अभिकथन तो सही है, लेकिन उर्वशी और पुरुरवा का मिलन हो जाता है जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उर्वशी फिर पुरुरवा को छोड़कर अपने मतलब जो लोक वगैरह है वहां पर वापिस से चली जाती है। तो दूसरा कथन क्या है आपका? गलत है, यानी कि आर गलत है यहाँ पर, और ए क्या है आपका? अभिकथन यहाँ पर सही है। यूनिट 5 हिंदी कविता से क्वेश्चन है, उर्वशी से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये कविता लिखी गई है।
अगला क्वेश्चन फिर से आपसे अभिकथन और कारण का पूछा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कहां से है ये? यूनिट 4 से, वैचारिक पृष्ठभूमि। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव। मैंने उसका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से किया है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर महात्मा बुद्ध का प्रभाव था और बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया था और इनके 3 ही शब्द थे, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। देखते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ए तो सही है, यानी अभिकथन सही है, लेकिन कारण क्या है इसका गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है? फिर से आपके सामने अभिकथन और कारण है। किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। यीट्स ने मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं और दूसरे प्रकार के बौद्धिक होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं इसमें भी क्या है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। ये बिल्कुल सही है। ये कहां से क्वेश्चन है? प्रतीक से क्वेश्चन है। प्रतीक, बिंब, ये आपके 4th यूनिट में लगे हुए हैं। वहीं से ये क्वेश्चन है कि प्रतीक, प्रतीक यानी कि कोई चिन्ह, किसी की तस्वीर, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे सामने एज इट इज आ जाती है। वही यहाँ पर बताया है, यीट्स ने 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। तो ये क्या है? गलत है। अभिकथन सही है, लेकिन आर गलत है। देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। फिर से आपके सामने क्या दिया गया है, देखते हैं। फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है। भारतेंदु ने जाति विवेकिनी सभा और सभे जाति गोपाल के सामाजिक लेखों में सामाजिक व्यंग्य है। काशी के पंडित जो किसी लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे, वे ही इसके लक्ष्य हैं। भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब सत्य सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। देखते हैं। भारतेंदु ने जाति विवेकिनी सभा और सभे जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग्य किया है। काशी के पंडित जी जो किसी लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे, वे ही इसके लक्ष्य हैं। ये सही है। भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने न जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। तो आर भी सही है, लेकिन क्या बताया गया है, आर ए की व्याख्या नहीं है। जो आर है ये ए की यहाँ पर व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दोनों कथन क्या है? अलग अलग हैं। दोनों कथन यहाँ पर अलग अलग है, इस कारण ए और आर तो सही है, लेकिन आर क्या है? आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, फिर से अभिकथन और कारण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दर्शों की संस्थागत विशेषता क्या है? दर्शों की संस्थागत विशेषता केशव की रचना में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं है, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले ही देशगत परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया केशव के बारे में। तो ये ए और आर दोनों, ए और आर सही है और आर ए की क्या है व्याख्या यहाँ पर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल जब आप खोलते हो वहीं पर यह क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखते हैं। फिर से अभिकथन और कारण है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोषणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित किया है। बिल्कुल सही है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि खड़ी बोली
उसको ही कोरवी कहा जाता है और कोरवी या खड़ी बोली शोर से नहीं, अब भ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है उससे निकली है, ये तो सही है। दूसरा बताया गया कि लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में फवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है, व्याख्या है। यूनिट 1 से क्वेश्चन है भाषा विज्ञान से। आगे देखते हैं, आगे फिर से अभिकथन और क्या दिया गया, कारण दिया गया है। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय में तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और एक भी विनोद परले का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। ध्रुव स्वामी इस कारण से उपयुक्त पंक्तियां कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ ही छुटकारा चाहता है और मृत्यु ही उन दोनों का मिलन का दुख दे सकती है। तो बताना है ये ध्रुव स्वामी नाटक यानी यूनिट कौन सी यूनिट से है, यूनिट 8 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ध्रुव स्वामी नाटक। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहले आपसे पूछा गया था, गीत पूछा गया था, मंदाकिनी का गीत था, यहाँ पर ध्रुव स्वामी नाटक से कथन उठाए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये इनमें से कौन सा सही है, आपको इसमें ये बताना है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर क्या है, ए की व्याख्या सही है, दोनों ही क्या है यहाँ पर कथन सही है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है, फिर से अभी कथन और कारण है। सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया। आले ते जाले बाबल गुड़िया मेरा नई खेडन ते चाहा होए, माँ रोंदी ती अंगिया भीज गई रोए दरिया बहे, मेरा वीर रोए सारा जग रोए, मेरी भाभिया मनचावे होवे। ये गीत कहाँ से है, ये गीत है आपका मतलब जो किसका, यशपाल का, हाँ यशपाल जी का झूठा सच उपन्यास है, वहां से ये गीत है। देखते हैं आगे क्या दिया गया, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि तारा के विवाह पर यह गीत गाया जाता है। उपयुक्त गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण यही था कि तारा का विवाह हो रहा है। देखो यहाँ पर तारा का विवाह आ गया ना, तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, राग दरबार, फिर से सॉरी, कहाँ से है ये, झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का। औरतें हंसी और चूहल के साथ गीत गाए हुए भी आंसू बहा रही थी क्योंकि विदाई में यह स्वाभाविक बात है। गीत में उसी चूहल और विदाई की रुलाई के भाव का क्या है, अंकन है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या है, व्याख्या है। देखो अब आपसे कितने डीप में क्वेश्चन पूछे जाने लगे, जो टेक्स्ट है ना उसी के अभी कथन और कारण बनाकर आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी तक आपने कहानी से देखा है, नाटक से देखा है, ये आपके सामने आपसे निबंध से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फिर आपसे ये कहां से क्वेश्चन है, उपन्यास से क्वेश्चन है। इसलिए आपको टेक्स्ट को पढ़ना बिल्कुल जरूरी हो गया है डीप में। वैसे तो टेक्स्ट पढ़ोगे लेकिन आपको डीप में पढ़ना है। अब यूनिट 5 से क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, देखो। भारत भारती की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया, मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। भारत भारती के ऊपर ही महात्मा गांधी ने मैथिली शरणगुप्त को किसकी उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे मन मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर। ये समस्याएं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में ये लाइन पूछी जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा, मतलब पहले से बाद की पंक्तियों को आपको यहाँ पर क्रम से लगाना है। किसकी पंक्तियां है यहाँ पर आपसे पूछी गई है, भारत भारती कविता से पंक्तियां पूछी गई है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर। ये समस्याएं सभी, तो सी तो ऑप्शन पहले आएगा। आप 4 और 1 को एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आपका क्या आएगा कि सर्वस्व करने दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। फिर आएगा आपका डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, फिर आपका डी नहीं आएगा बी, फिर आपका आएगा वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। पहले आएगा आपका सी, फिर इसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा डी, फिर आपका आएगा ए, फिर आएगा बी। ये पंक्तियां इस तरह से एक कविता की है, आपको बताना था पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सी ई डी ए बी, ये आपका यहाँ पर क्रम सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है कि आप हुदरी के उपशीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। आप हुदरी यूनिट 10 से क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई है, आप हुदरी रमणिका गुप्ता के द्वारा ये क्या लिखी गई है, आत्मकथा लिखी गई है।
कौतूहल, सांवलों के साए, दोहरे मापदंड, मिथक ठह गए जब आस्थाएं टूटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो जो उप शीर्षक है, अलग अलग उप शीर्षकों में ये जो आत्मकथा है विभाजित है, बताना है आपको, पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सबसे पहले आ जाएगा जब आस्थाएं टूटी, यानी ई और सी, ई और ई। तो ऑप्शन 1 और 2 तो कर देते हैं एलिमिनेट। अब टाई तोड़नी है आपको 3 और 4 में। तो सबसे पहले ई आएगा, ई क्या है, जब आस्थाएं टूटी। उसके बाद क्या आएगा, कौतूहल। उसके बाद फिर क्या आएगा, कौतूहल। कौतूहल से पहले आएगा आपका, कौतूहल से पहले आएगा आपका दोहरे मापदंड। कौतूहल से पहले दोहरे मापदंड आएगा, जब आस्थाएं टूटी, जब आस्थाएं टूटी ये आएगा, फिर आपका आएगा दोहरे मापदंड। उसके बाद फिर क्या आएगा, कौतूहल आएगा। उसके बाद आएगा आपका सांवलों के साए, और फिर आएगा आपके क्या रह गया, फिर आपका डी, यानी कि मिथक ढह गए। इस तरह से क्या है, इन उपशीर्षकों का क्रम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि मोचीराम के आधार पर कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। मोचीराम कविता किसके द्वारा लिखी गई, सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा ये कविता लिखी गई। यूनिट 5 से क्वेश्चन है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक एक चोर कील दबी रह जाती है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, और पैसे के बीच में कहीं ना कहीं एक आदत आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते और आदमी की अलग अलग नवियत बतलाते हैं। असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पैसा एक जाती है। तो मोचीराम कविता के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, बी पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवियत बताते हैं। फिर इसके बाद आएगा डी, यानी कि बी और डी। तो पहले ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है बी और डी। फिर इसके बाद ए, चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोट कील दबी रह जाती है। इसके बाद सी, और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक आदत आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। और फिर आएगा ई, असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पैसा एक जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, बी, डी, ए, सी और ई। इसके बाद क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि प्रेमचंद घर के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, प्रेमचंद घर से। उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूं, परंतु स्त्री जाति को तकलीफ में नहीं देख सकती। कुछ पूर्व का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया, जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। जब हम ऊंट गाड़ी से उतरे, मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, जब पूर्व का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो ई को कर दो, 1 और 2 को कर दो एलिमिनेट। फिर इसके बाद सी, इसके बाद है जब हम ऊंट गाड़ी से उतरे, मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। फिर इसके बाद ई है। इसके बाद क्या आएगा कि उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। शिवरानी देवी और प्रेमचंद, इस शिवरानी देवी इसमें बताती हैं कि प्रेमचंद की दूसरी शादी हुई थी, तो दूसरी पत्नी थी प्रेमचंद की। उसके बारे में यहाँ पर प्रेमचंद खुद कहते हैं कि उम्र में वह मुझसे ज्यादा ज्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। तो क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए। फिर आपका जाएगा डी, जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। फिर आपका जाएगा बी, मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूं, परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती, शिवरानी देवी कहती हैं। तो सी, ई, ए, डी और बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। बचा हुआ क्वेश्चन पेपर मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। ध्रुव स्वामी नाटक के निम्नलिखित गीत की पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ध्रुव स्वामी नाटक से है, इसीलिए जयशंकर प्रसाद के नाटक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तीनों नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी भी। शीतलता फैलता वह जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, ये कसक अरे आंसू सहजा, बन बन प्रेम छलक कोने 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 कोने। ये एक ही गीत है और पहला ही गीत है ध्रुव स्वामी नाटक से, और पहले ही गीत की पंक्तियों को ऊपर नीचे करके आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अरे अरे कसक, ये कसक अरे आंसू सहजा, तो डी इसी में है।
फिर इसके बाद आएगा बनकर वीर अभिमान मुझे बी, फिर इसके बाद सी आएगा मेरा अस्तित्व बता रह जा, फिर इसके बाद है ई बन प्रेम छलकर छलक कोने कोने से, और उसके बाद आएगा ए शीतलता फैलाता बह जा। एक ही गीत है और एक ही गीत की पंक्तियां आपसे ऊपर नीचे करके पूछ ली गई हैं। ध्रुव स्वामी नाटक से पहले ही अंक से पहला ही गीत है, दूसरा मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आया था आपके सामने कि किसके द्वारा कहा गया है वो गीत, मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है पहले ही अंक में, दूसरा गीत है। ये कौन सा है? पहला गीत है। तो ये थे आपके यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी के मतलब क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कल के वीडियो लेक्चर में हम इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देख सकते हो कि आपके सामने कितना टफ पेपर आपके सामने दिया गया है। पहले से बाद के में पंक्तियों को क्रम से लगाई, चाहे वो कहानी है, नाटक, उपन्यास है, चाहे आपके यूनिट 10 है या फिर आपकी हिंदी कविता यूनिट 5 है, तो सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले से बाद के क्रम में लगाना, इसलिए आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अभी भी आपके पास टाइम है रिवीजन के लिए, अब आपके पास सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम है, ना कि टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। तो बार बार अपना रिवीजन करते रहे, जितना आपने पढ़ा है उतना इनफ है, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप लोगों अपने माइंड में बिठा लेना। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहे और बार बार रिवीजन करते रहे। फिर से कहते हैं कि बार बार क्या करना है आपको, क्या करना है, अभ्यास करना है, रिवीजन करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।